आपका स्वागत है। मॉनसून सत्र में गुरुवार को दिल्ली अध्यादेश से जुड़े विधेयक पर नवगठित विपक्ष की उपस्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को न लोकतंत्र की चिंता है न जनता की, इन्हें बस अपने गठबंधन को बचाने की चिंता है। आज जब संसद शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्ष ने गतिरोध जारी रखा। संसद के कामकाजी दिनों का 11वां दिन, जिसमें सिर्फ एक दिन कुछ घंटों की विपक्ष की उपस्थिति रही। जैसे ही गठबंधन टूटने का बिल आया, मणिपुर को भूल गए विपक्षी गठबंधन। आखिर यूपीओ को नया रंग, नया नाम देने के पीछे मकसद जनहित है या निहित स्वार्थ, होगी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा। साथ ही बताएंगे क्यों देश में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा खामियों के कारण लैपटॉप के आयात संबंधी नए नियम किए गए हैं लागू। क्या है शर्तें और कैसे मिलेगा लाइसेंस, होगी इस पर भी विशेष चर्चा। साथ ही होंगी देश, दुनिया और खेल जगत की भी तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी। दोनों सदनों में कामकाज में पड़ी बाधा। सरकार ने कहा पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष भाग रहा है, उसके पास नहीं है कोई तर्क और तथ्य। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने टीएमसी नेता और आप नेता के खिलाफ शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा। हंगामे के बीच सरकार ने निपटाए अहम कामकाज। सशस्त्र बलों की मजबूती के लिए अंतर सेवा संगठन, कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित। राजनाथ सिंह ने कहा सैन्य सुधारों की दिशा में अहम पड़ाव। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक को भी मंजूरी। विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा न लेने के विपक्ष के रवैये पर सरकार ने उठाए सवाल। कहा दिल्ली का बिल ही नहीं, बाकी बिल भी अहम। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा दिल्ली विधेयक पर एकजुट होकर संसद में आए, लेकिन मणिपुर पर चर्चा करने में विपक्ष को रुचि नहीं, देश की जनता को कर रहे भ्रमित। वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में जारी रहेगा एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इंकार। वाराणसी में जारी रहा सर्वे। वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे की प्रक्रिया के लिए 4 हफ्ते का समय दिए जाने का एएसआई का आग्रह किया स्वीकार। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को फिलहाल राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा और दोष सिद्धि पर लगाई अंतरिम रोक, लेकिन कहा राहुल का बयान ठीक नहीं था। सार्वजनिक जीवन में होने के चलते राहुल से और ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा। सहारा समूह के निवेशकों का फंसा पैसा अब मिलने लगा वापस। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शाह के सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को दावा राशि की ट्रांसफर। 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त दी गई। बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को बड़ी सफलता। भारत की महिला कंपाउंड टीम ने जीता स्वर्ण। ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल मैच में मेक्सिको की टीम को दी मात। और संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा 12वें दिन भी जारी रहा, जिसके कारण दोनों सदनों में कामकाज में बाधा पड़ी। अहम विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा न लेने के विपक्ष के रवैये पर सरकार ने सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली का बिल ही नहीं, बाकी बिल भी हैं अहम। सरकार का कहना है कि दिल्ली विधेयक पर एकजुट होकर विपक्ष संसद में आया, लेकिन मणिपुर पर चर्चा करने में विपक्ष की रुचि नहीं दिख रही। मॉनसून सत्र में दोनों सदनों में शुक्रवार को मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी रहा।
जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही सुबह शुरू हुई, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि दिल्ली बिल पर विपक्षी दल चर्चा में शामिल हुए और अब हंगामा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बिल महत्वपूर्ण है, कल का ही बिल महत्वपूर्ण ऐसे नहीं है, आज का भी जो बिल है, इवन टुडेज बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर मणिकम ठाकुर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद द चेयर सो दैट आज का भी जो बिल है चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो प्राइवेट मेंबर का भी हम चर्चा करेंगे। कृपया ऐसा मत करो, एक बिल में चलाना बाद में नहीं चलाना, ये तो विमेन फैंसी के तरह नहीं चला दो। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 12:50 तक स्थगित कर दी गई। गैर सरकारी विधेयकों को सदन में पेश करने के दौरान दोपहर बाद लोकसभा की कार्यवाही चली, लेकिन उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं उच्च सदन में भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य भी राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में सभापति से चर्चा की मांग कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह नियम 267 के तहत मणिपुर हिंसा मामले में चर्चा सुनिश्चित करना चाहते थे। ये फोरम नहीं है, यहाँ पर राजस्थान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बोलने का ये सदन नहीं है। उनके मेंबर्स को बोलिए, वो ताकतवर है तो आप बोलिए, उसका रिप्लाई चीफ मिनिस्टर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं 267 पे जो मुद्दा उठाया हूँ उसको रीजन भी दिया हूँ। और हम चाहते हैं कि राजस्थान की एक गंभीर समस्या और राजस्थान में जो टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहुओं के साथ, हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, इसके ऊपर जरूर सदन में चर्चा होनी चाहिए। 176 का मोशन मूव हुआ है, उसको एडमिट करके कृपया जल्दी से जल्दी उस पर चर्चा रखें। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी नेता और आप नेता के खिलाफ शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के खिलाफ भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सुरेंद्र सिंह नागर ने शिकायत दर्ज की है, जबकि भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी और दीपक प्रकाश ने राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने मामले को राज्यसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियम 203 के तहत जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। दोनों नेताओं को नियम 188 के तहत नोटिस जारी किया गया है। ब्रायन पर आरोप है कि उन्होंने सभापति के निर्देशों के बाद भी 20 जुलाई को सदन में दिए गए अपने बयानों की क्लिपिंग को बार बार अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। आरोप है कि उन्होंने सदन की गरिमा और अध्यक्ष के अधिकारों का अपमान किया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के रवैये की सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आलोचना की है। देश के सामने जब इनकी जग हंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर तो सब आए, लेकिन ना तर्क था, ना कोई अपनी बात ढंग से रख पाया, और ये साफ दिखा कि अब तक जो विपक्ष ने किया है वो केवल देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। चर्चा तो मणिपुर पर पहले दिन से ही होनी तय थी। विपक्ष भाग क्यों रहा है? क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। और दूसरा, दिल्ली के बिल पर भी जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है, वो साफ दिखा कि अब इनको चेहरा दिखाने की जगह भी नहीं है। मौजूदा सत्र में हंगामे के बीच ही विधायी कामकाज आगे बढ़ा है और विपक्ष के बॉयकॉट के बाद राज्यसभा में कई बिल पारित भी हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब संसद का मॉनसून सत्र अपने समाप्ति की तरफ अगले हफ्ते आगे बढ़ने लगेगा, क्या मणिपुर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो पाएगी? पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। और हंगामे के बीच सरकार लगातार अहम विधायी कामकाज निपटा रही है। लोकसभा ने आज सैन्य सुधारों की दिशा में जरूरी एक अहम बिल अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक पास किया, तो साथ ही भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली। विपक्ष के हंगामे के बीच शुक्रवार को लोकसभा में विधायी कामकाज को लेकर प्रगति देखने को मिली। लोकसभा में एक अहम बिल पेश किया गया, साथ ही 2 बिल पारित भी हुए। 12 बजे के बाद लोकसभा में विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी स्थापित करने के लिए
अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च बिल पेश किया गया। इस बिल में अनुसंधान और विकास की नींव डालने, विकसित करने और बढ़ावा देने, इसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के बड़े योगदान के साथ 50,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने का प्रावधान है। हंगामे के बीच ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर सेवा संगठन, कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 सदन में पेश किया और इसे पारित भी कर दिया गया। अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को ऐसे संगठनों में सेवारत या उससे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक से तीनों सेवाओं के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता का मार्ग भी प्रशस्त होने के साथ साथ आने वाले समय में संयुक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी तथा सशस्त्र बलों के कामकाज में और भी सुधार होगा। यह बिल दो महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। लोकसभा में हंगामे के बीच ही भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित कर दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस बिल का मकसद संस्थान के कार्यों में हस्तक्षेप करने का नहीं, बल्कि इनको और मजबूत करने का है। आज आईआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में कोई प्रश्न उठाता है क्या? एनआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में कोई प्रश्न उठाता है क्या? सरकार की कोई मंशा नहीं है आने वाले दिनों में भी आईआईएम की एकेडमिक ऑटोनॉमी को कोई हस्तक्षेप करना। ये हम वचन देते हैं उस सदन में। इससे पहले सुबह हंगामे के बीच प्रश्नकाल थोड़ी देर ही चल पाया। लोकसभा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़े सवाल का जवाब केंद्रीय रसायन उर्वरक राज्य मंत्री की तरफ से दिया गया। 2018-19 में हमने सभी उर्वरक के ऊपर सब्सिडी 73,435 करोड़ दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने की वजह से 22-23 के अंतर्गत 2,54,841.43 करोड़ दिया है। दोपहर बाद लोकसभा में गैर सरकारी विधेयकों को सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। और वाराणसी की ज्ञानव्यापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मुसलमान पक्ष से कहा है कि सर्वे की प्रक्रिया से जो कुछ भी निकल कर आएगा उसके साक्ष्य के तौर पर समीक्षा निचली अदालत में होगी। उस चरण पर मस्जिद पक्ष अपनी दलीलें रख सकता है। उधर वाराणसी में ज्ञानव्यापी में सर्वे जारी रहा। साथ ही जिला अदालत ने एएसआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें सर्वे की प्रक्रिया के लिए 4 हफ्ते का समय दिए जाने का आग्रह किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवार सुबह से एक और जहां एएसआई सर्वे शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण जारी रहेगा। सर्वेक्षण रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका को मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस संबंध में कल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि पूरे परिसर को कोई नुकसान किए बिना, दीवारों आदि की खुदाई किए बिना एएसआई यह सर्वेक्षण कर रही है। एएसआई ने इसका पूरा हलफनामा दिया है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने का कोई औचित्य ही नहीं। हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। उधर ज्ञानवापी परिसर में शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे शुरू हो गया। एएसआई की टीम आधुनिक उपकरणों के साथ सर्वे कर रही है। पूरे परिसर का नक्शा शीट पर उतारा गया है। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की 20 सदस्यीय टीम के अलावा हिंदू पक्ष की 4 याचिकाकर्ता और उनके 4 वकील मौजूद रहे। इसके अलावा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रतिवादी पक्ष, अंजुमन, इंतजामिया, मस्जिद समिति के लोग उपस्थित नहीं थे। एएसआई अपने कार्य को जो है आगे बढ़ा रही है सिस्टमेटिक ढंग से। उनकी जो यूनिट 4-5 यूनिट बनाए हैं उस परिसर के चारों कोनों पर वो अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। सर्वे का कार्य जो आगे बढ़ रहा है, जो भी उनकी अपने सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, मेजरमेंट है, वो सब लोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार सुबह ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजू खाने को छोड़कर अन्य हिस्से का सर्वे शुरू हुआ था। मस्जिद में जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिद परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। नमाज के दौरान सुरक्षा कारणों से कुछ देर के लिए एएसआई टीम के सर्वे को रोक दिया गया। दोपहर 2 बजे के बाद फिर सर्वे का कार्य शुरू हुआ। जिलाधिकारी एस राजालिंगम और पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन सुरक्षा व्यवस्था की कमान थाम खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार एएसआई टीम ज्ञानवापी क्षेत्र को 4 भागों में बांटकर सर्वे कर रही है। प्रदेश शासन के निर्देश पर पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। सर्वे टीम सबसे ज्यादा ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एएसआई के सर्वे में साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर की संरचना के ऊपर किया गया है कि नहीं। मस्जिद के पश्चिमी दीवार की उम्र और प्रकृति की जांच के साथ 3 गुंबदों के ठीक नीचे सर्वे सभी तहखानों की जांच होगी। इमारत की उम्र, निर्माण की प्रकृति का पता लग सकेगा। गौरतलब है कि जिला जज की अदालत के आदेश पर 24 जुलाई को एएसआई ने सील वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू किया था। इस बीच मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। लगभग 5 घंटे सर्वे चलने के बाद रुक गया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद गुरुवार की सुबह जिला जज की अदालत के एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। दिल्ली से विकास और वाराणसी से हरिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद का आज 12वां दिन विपक्ष का गतिरोध रहा जारी, लेकिन नवगठित विपक्षी गठबंधन कल दिल्ली बिल पर संसद में मौजूद रहा, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बातों को भी रखा कि दिल्ली के हित को देखिए, अलायंस के हित को नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या मणिपुर मसला विपक्ष के लिए अहम नहीं है। आज इसी पर हमारी विशेष चर्चा है। विपक्षी गठबंधन, मकसद जनहित या निहित स्वार्थ। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट और आर राजा गोपालन वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, कल जब गृह मंत्री ने बिल पर चर्चा के दौरान इन बातों को रखा तो लगा कि शायद आज जब संसद की शुरुआत होगी तो जिस तरह से कल दिल्ली बिल को लेकर मणिपुर के मसले को आप भूल गए थे, शायद आज कुछ और विधेयक जो बेहद अहम हैं, जनहित से जुड़े हैं, या फिर इस गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्षी गठबंधन की तरफ से एक प्रयास होगा, लेकिन वो भी आज नहीं दिखाई दिया। तो दिल्ली बिल आपके लिए ज्यादा अहम था गठबंधन को बनाए रखने के लिए, और क्या मणिपुर का मसला नहीं ज्यादा बड़ा है? इस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही है, क्या कहेंगे? देखिए रितु जी, हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, जो पार्लियामेंट में डेडलॉक है वो खत्म हो, और डेडलॉक खत्म करने की जिम्मेवारी विपक्ष से ज़्यादा पक्ष की है। और मुझे ऐसा क्या लगता है कि प्रधानमंत्री हम अड़ गए हैं कि पार्लियामेंट में आके हम बोलेंगे नहीं। मणिपुर जल रहा है, देश का एक हिस्सा जल रहा है, 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, माँ बहनों की आबरू लूटा जा रहा है, और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के बाहर बोलने के लिए राजी हैं। पार्लियामेंट के बाहर वो बोलते भी हैं। 78 दिनों के बाद मात्र 36 सेकेंड के लिए प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस संसद के लिए जिम्मेवार हैं, जिस पार्लियामेंट के लिए जिम्मेवार हैं, उस पार्लियामेंट में बोलने से प्रधानमंत्री गुरेज क्यों करते हैं? ऋषि जी बड़े आराम से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने जो बात कही, अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी गठबंधन ने रखा, उसको जी तारीख को उस पर चर्चा है, 10 तारीख को संभवतः प्रधानमंत्री उस पर बोलेंगे। इन तमाम बातों को देखते हुए क्या विपक्षी गठबंधन अभी तक इस मसले को नहीं लेके गंभीरता दिखा पा रहा है कि मणिपुर पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए? 267 नियम के तहत जो चर्चा हो रही है उस पर गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि वो बोलेंगे। तो ये जो बिल्कुल अना का मसला इसको बना लिया गया है विपक्षी गठबंधन का, ये अना का मसला ही है, या फिर आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए कांग्रेस ने अपने इतने पुराने इतिहास, दिल्ली की सत्ता, सबको दांव पे लगाया है?
और देश देख रहा है इस समझौते को। रितु जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। देखिए, संघीय ढांचा पे जब जब हमला होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उनको स्टैंड करना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना रहा हो, आडवाणी जी का रहा हो, साहेब सिंह वर्मा का रहा हो, मदन लाल खुराना का रहा हो, दिल्ली के पूर्ण राज्य का सपना इन लोगों ने, हमारे नेताओं ने देखा। हमारे जो पूर्वज हैं, दिल्ली खासकर भाजपा से जुड़े हुए जो पुराने नेता रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मदन लाल खुराना का सपना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जी शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, आखिर ऐसा क्या कल था और आज नहीं था कि विपक्ष ने एक बार फिर अपना वही रुख इख्तियार कर लिया और कल वो सदन में पहुंचे। लेकिन ऋषि जी, एक बार फिर सदन में आप पहुंचे जिस समय दिल्ली बिल पास हो रहा था, उस समय एक बार फिर विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो ये दिखाने का साथ था या क्या था शिवम जी? थैंक यू ऋतु जी। एक चीज बहुत साफ है कि अपनी ही बातों में अंतर विरोध जो साबित किया है ऋषि जी ने, वही अंतर विरोध विपक्ष के बीच में भी है। आप मुझे एक चीज बताइए, मणिपुर को लेकर जो है ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि वहां पर जिस तरह की स्थितियां हैं उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर को लेकर जो स्थितियां हैं वो तो कल भी ऐसी की ऐसी थी, अगर आप मानते हैं। वैसे अब वहां पर शांति है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो तो कल भी ऐसी थी ना। लेकिन कल जब आपकी मजबूरी थी, कल जब आपको पता था कि आपको एकता दिखानी है, कल जब आपको पता था कि उस पर डिस्कशन होनी चाहिए दिल्ली सेवा बिल पर, तो वहां पर आप सब प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे ही मणिपुर पर चर्चा की बात आती है, आप संसद को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही चर्चा की बात आती है, आप उठकर भागना शुरू करते हैं। जैसे ही चर्चा की बात आती है, आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बात आती है, आप वॉकआउट करना शुरू कर देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप मणिपुर को वाकई डिस्कस भी करना चाहते हैं? अगर डिस्कस करना चाहते तो जिस तरीके से दिल्ली सेवा बिल पर बैठकर पूरे विपक्ष ने चर्चा की और अपनी अपनी बात रखी, मणिपुर पर भी वो रख सकते थे। लेकिन सत्य ये है कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर वो इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अंततः विपक्ष चाहता था कि इस देश के प्रधानमंत्री बोलें, और ये बात तय हो गई है कि 10 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन ये जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, बावजूद उसको संसद को ना चलने देना और तमाम बिलों पर विषय पर चर्चा ना होने देना, ये दिखाता है कि ये चर्चा नहीं चाहते। क्योंकि अगर चर्चा चाहते तो ये सब चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। अब से 4 दिन पहले ये तय हो गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया गया। राजा गोपाल जी, अब इसके आगे कोई विषय बचता नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने सालों से, दशकों से आप संसद को बड़ी नजदीक से उसको कवर कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। सर, ये क्या दिखता है, कल विपक्ष का मौजूद होना, विपक्षी गठबंधन का आज संसद में न मौजूद होना, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को पिछले 10 साल से, जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, बीजेपी को कांग्रेस की बी टीम, और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती रही है। आज ये ए बी के गणित को कहां भूल गई हैं दोनों पार्टियां? ये है क्या, ये जो घालमेल दिखाई दे रहा है? कांग्रेस को दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, जो हिमाचल प्रदेश में सफाई करने के लिए भूमिका आम आदमी पार्टी ने की थी। नहीं तो कांग्रेस तो मर चुकी है, कांग्रेस को फ्यूचर है नहीं आम आदमी पार्टी के थ्रू। सेकेंड, यस्टरडे मिस्टर शीश महल के ऊपर बोल रहे थे अमित शाह साहब ने, शीश महल के ऊपर कांग्रेस का टिप्पणी क्या था? दूसरी चीज है, पटना से अरविंद केजरीवाल वॉकआउट कर दिया। बेंगलुरु में गया था, बेंगलुरु जाने के पहले केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम लोग इसको समर्थन करेंगे, यानी जो आम आदमी पार्टी का करे, जो बिल ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे करके। लेकिन विरोध करके वोट करना चाहिए था, कल वॉकआउट करना गलत है। नंबर सेकंड थिंग, अमित शाह साहब ने साफ साफ कहा है 9 बिल पास हो गया लोकसभा राज्यसभा में। आप लोग जो कांग्रेस का है, कांग्रेस का जितना भी साथी है, वो लोग हाथ में प्ले कार्ड लेकर के अमित शाह साहब टेबल के सामने खड़े हो जाते हैं जो बंद करने के लिए। ये मैं कभी देखा नहीं है रितुल जी, मेरा 40 साल अनुभव से ट्रेजरी बेंच के सामने आकर के जो अपोजिशन पार्टी जो पार्लियामेंट का है ना, लक्ष्मण रेखा, उसको विपक्ष से सत्ता पक्ष को तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल रूल नंबर 1 है, कॉल एंड शक्दर में लिखा है साफ साफ। विपक्ष नेता रूलिंग पार्टी साइड में नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोज आकर के जिधर भी उनका पक्ष आ जाते हैं, इमीडिएटली प्ले कार्ड दिखाते हैं। मुझे लगता है
कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करके कांग्रेस, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपको हाथ से, आपको पैर से जमीन फिसल रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, इसका भूमिका आम आदमी पार्टी ने किया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए कल अच्छा था प्रोग्राम, कम से कम 4 घंटे अच्छी चली, लेकिन आज क्यों हंगामा कर रहे? इसका मतलब कांग्रेस का, विपक्ष का दुखलापन है, डबल स्टैंडर्ड है, ये मैं देखना चाहते थे। एंड सेकेंड थिंग, मेरा 40 साल अनुभव से कभी देखा नहीं है इसका। मत पंजाब में कांग्रेस के तमाम विधायक दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी पर मामले हैं जिसको आम आदमी पार्टी लगातार चला रही है। कई विधायक ऐसे हैं जिन पे भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम अन्य आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो ये दोस्ती क्या लंबी चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज देखो, कल से राहुल गांधी पार्लियामेंट में आ जाएगा, ये विपक्ष फिर आपने ड्रामा शुरू कर देंगे, नरेंद्र मोदी के बोलने नहीं देंगे, आप वॉकआउट कर लेंगे। जितना करने के बाद वॉकआउट करने की क्या जरूरत था? कल अमित शाह साहब ने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोला था, सारे की सारी एकदम अमित शाह साहब ने आम आदमी पार्टी को साइलेंस कर दिया। लेकिन उस टाइम पर विपक्ष का नेता जो अधीर रंजन चौधरी उसको मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आखिर में क्या हो गया? आम आदमी पार्टी का अकेले मेंबर फाड़ करके फेंका है, जैसे राहुल गांधी ने भी ऑर्डिनेंस को फेंका था, ऐसे सेम स्टाइल इन्होंने भी किया है, बदतमीज किया है पार्लियामेंट को अंदर। ऋषि जी, संसदीय गरिमा के भीतर जिस तरह का आचरण रहा है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण संजय सिंह का निलंबन भी है, साथ ही साथ और जो सांसद हैं उनका निलंबन दिखाई दे रहा है। राजगोपाला जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो दिखाई देती हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या रवैया विपक्ष के सांसदों का दिखाई दे रहा है। ऐसे में कल बिल पे चर्चा होने के बाद वॉकआउट, आज सुबह सदन में हिस्सा न लेना, क्या आपको लगता है कि मणिपुर मसले के साथ साथ तमाम वो विधेयक जो जनता के हित से जुड़े हैं वो जरूरी नहीं है इस देश में? रितु जी, विपक्ष का मुख्य मांग क्या है? और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, पक्ष के साथ विपक्ष के भी गार्जियन हैं, और विपक्ष अपने गार्जियन से मणिपुर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर उनका अभिभाषण चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर क्या सोचते हैं, सरकार का क्या स्टैंड है, ये कौन सा गुनाह विपक्ष कर रहा है? आप बता दीजिए रितु जी। रितु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष क्या ये गुनाह कर रही है कि अपने गार्जियन, देश के अभिभावक, देश के प्रधानमंत्री से वह मणिपुर जैसे ज्वलंत मुद्दे पे अभिभाषण चाह रहे हैं, तो इसमें क्या गुनाह है? ऋषि जी, आम आदमी पार्टी के साथ शराब घोटाले पर, शिक्षा घोटाले पर, स्वास्थ्य विभाग का जो भ्रष्टाचार है दिल्ली में, और दिल्ली की जनता इन तमाम मसलों से त्रस्त है, तो आप इन तमाम मसलों में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। पंजाब में कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको बचाने के लिए कांग्रेस आज अपना पूरा इतिहास, एक तरह से कांग्रेस के ही जगह ली है आम आदमी पार्टी ने इस दिल्ली में? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को बी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कह रही थी, जवाब क्या है? इसी से तो आप लोग लगातार एक तरह से चुनाव में जा रहे थे दिल्ली में। रितु जी, दिल्ली वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संघीय ढांचा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सरकार का जो अप्रोच है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यदि संघीय ढांचा पे प्रहार होगा, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य में हो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि केंद्र सरकार को अधिकार है। ऋषि जी कृपया, अब जो बिल पास हो चुका है उस पर इतनी लंबी चर्चा हो चुकी है, उस पर भ्रमित मत करिए। अभी भ्रमित करने की लगातार कोशिश आप कर रहे हैं। शिवम जी, जिस तरह का बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खासकर देखा जा रहा है, विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिए, मजबूती दिखाने के लिए, दिल्ली भी सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा था इस सत्र में, वो तो निकल गया है। अब आगे क्या दिखता है आपको? देखिए, राजगोपालन जी ने बहुत सही बात कही है और ये सच भी है। यहाँ पर कुछ बचाना नहीं है, अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोगों को और अपने बच्चों का करियर बचाना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब उसके लिए पार्टी, भ्रष्टाचार,
पार्टी भ्रष्टाचार 70,000 करोड़, आप इनको कहिए प्लीज बंद कीजिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये क्या हो गया है इनको? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। बोलने दीजिए। अगर आपकी आर्ग्यूमेंट में, अगर आपकी आर्ग्यूमेंट, ऋषि जी, अगर आपके पास तर्क नहीं है तो कुतर्क ना करें कृपया। ऋषि जी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। आपको समय दिया ना, आप भ्रष्टाचार पे बोल पाए। आपके तमाम एमएलए और पूर्व मुख्यमंत्री पे इस समय भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं पंजाब पर। आप आम आदमी पार्टी ने तमाम मामले किए हैं। इनके वॉइस कम कर दीजिए कांग्रेस स्पोक्सपर्सन का। आपको अब मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके आर्ग्यूमेंट में दम नहीं है तो आपको अपने आप से इतना दम लगाने की आवश्यकता नहीं है, और कितना भी दम लगा ले वो आर्ग्यूमेंट सही नहीं हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात है, एक पार्टी जिसका आधार सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बना, एक पार्टी जिसकी पैदाइश कांग्रेस के खिलाफ हुई, एक पार्टी जिसका पैदा होना कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ था, एक पार्टी जो कहती थी कि ये जो है सारे जेल जाएंगे, जितने भी नेता हैं जेल जाएंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे, सोनिया गांधी जेल जाएंगे और लालू यादव जेल जाएंगे, मुलायम सिंह जी को कहते थे तमाम लोग, आज वही लोग उनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि वजह है, खास तौर पर खुद जब इस स्ट्रक्चर में आए तो उनको पता चला कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उन्होंने खुद देखा किस तरीके से अपना 50 करोड़ का घर बना लिया, और जब उनको पता चला कि अब इस पर वो भी फंस सकते हैं तो उन्होंने उठाकर सबसे हाथ मिला लिया। देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। और एक और चीज मैं अंत में कहना चाहता हूं, 1991 से इस देश में और खास तौर पर दिल्ली में कभी बीजेपी की सरकार रही है तो कांग्रेस केंद्र में रही है, कभी कांग्रेस की सरकार रही है तो बीजेपी केंद्र में रही है, लेकिन इस तरह का टसल, इस तरह की परेशानियां कभी नहीं आई हैं। और कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के समन्वय में काम करते रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज में पूरा अधिकार है, संविधान पूरा अधिकार है संसद का बिल बनाना, और वही हुआ है। मुझे लगता है इस पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या अभी अपने फौरी तुरंत के निहित स्वार्थ के लिए ये भूल रही है कि दिल्ली में जब चुनाव में जाना होगा, जब जनता के बीच में जाना होगा, या ये उस जनता के विवेक को ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उनके उस अधिकार को, उस सोच को? ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां। ऋतु जी, कांग्रेस की रबर स्टैंप को इतना बोलने का मौका क्यों दिया जा रहा है? वो लगातार मैं राजा गोपालन जी से पूछ रही हूँ। शिवम जी को बोलने दिया जाए। जी, राजा गोपालन जी से पूछ रही हूँ। जी, बोलने दिया जाए उनको। जी, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खा गया है पंजाब में। अभी 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट में शामिल होने वाले हैं। सो मुझे लगता है कांग्रेस अपने आप खुदाई कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जैसे बाकी स्टेट में आप देखिए, गुजरात में कांग्रेस जीत करके आने का मौका था, भाजपा का हराने के लिए मौका था, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस को वोट काट दिया। जी, जैसे आप देखिए, पहले ये यही कहते थे कि ये लगातार इनके वोट काट रहे हैं, लेकिन आज साथ हैं। ऋषि जी, अंत में आपसे जानना चाह रही हूँ, पंजाब में क्या गठबंधन की सरकार होने जा रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की? देखिए, तो कांग्रेस के जो शीर्ष लीडरशिप है वो डिसाइड करेंगे। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मुद्दों के। जी हाँ, ये समय के साथ ही पता चलेगा। आपकी आवाज चली गई है ऋषि जी, लेकिन इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देश देख रहा है कि किस तरह से नया बना विपक्षी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के मसले को आगे रख के गतिरोध जारी रखे हुए, लेकिन तमाम किसी विधेयक में वो संसद में शामिल नहीं हो रहा है। उसके लिए सबसे अहम आम आदमी पार्टी का साथ देना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और न्यूज नाइट में आगे है देश में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और सुरक्षा खामियों के कारण लगाया गया आईटी हार्डवेयर के आयात के नए नियम, जिसमें लाइसेंस होगा अनिवार्य। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होगी इस विषय पर चर्चा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है।
और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। भारत सरकार ने बाहर से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात को रेगुलेट किया गया है। गुरुवार को ही अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा जारी की गई थी। हालांकि कुछ शर्तों के साथ इनका आयात किया जा सकेगा। सरकार के इस कदम से क्या होगा बदलाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। IT हार्डवेयर के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और इंटरनेट के खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा सभी उपयोगकर्ताओं के लिए जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात संबंधी नए नियम जारी किए हैं। एक और जहां आयात के लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं, तो वहीं कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए इनमें छूट भी दी गई है। एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर छूट रहेगी। DGFT से वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कंपनियां और व्यापारी IT हार्डवेयर उपकरणों का आयात कर पाएंगे। कंपनियां और व्यापारी IT हार्डवेयर उपकरणों के आयात का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए DGFT के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विवरण ठीक से भरने पर DGFT 3 से 4 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर देगा। देश में IT हार्डवेयर उपकरणों के लिए पर्याप्त क्षमता को देखते हुए सरकार के इस फैसले को घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। IT उद्योग से जुड़े लोगों ने इसका स्वागत किया है। जो उन्होंने ये लैंडमार्क डिसीजन लिया है IT हार्डवेयर के क्षेत्र में लाइसेंसिंग लाने का, हमें विश्वास है इस निर्णय के साथ भारत पूरे वर्ष के लिए क्षेत्र बन जाएगा एक्सपोर्ट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए IT हार्डवेयर का। Already more than 1 million jobs, 10 lakh jobs have been created in the growth of the electronic manufacturing sector over the last 6 or 7 years. This PLI 2.0 will create another more than, I would say, 100,000, 1 lakh jobs in the next 3 to 4 years. इससे लाखों करोड़ लैपटॉप्स और टैबलेट्स का निर्माण देश में होना शुरू हो जाएगा, जिससे लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। दरअसल IT हार्डवेयर के लिए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने PLI 2.0 स्कीम को अधिसूचित किया है। स्वदेशी विनिर्माण से IT हार्डवेयर उत्पादों की कीमतें और भी कम हो जाएंगी। जानकारों का कहना है कि IT हार्डवेयर में अंतर्निहित सुरक्षा खामियां जैसे हार्डवेयर बैकडोर, फर्मवेयर, मेलवेयर आदि संभावित रूप से संवेदनशील व्यक्तिगत और एंटरप्राइज डेटा को खतरे में डाल सकते हैं। सुरक्षित हार्डवेयर प्रदान करना सुरक्षा की नींव है। सरकार ने नागरिकों के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और IT हार्डवेयर में आयात में कुछ बदलाव किए गए हैं, नियमों में बदलाव किया गया है, रेगुलेट किया गया है। इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमितेश कुमार सिन्हा, आप जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को इस क्षेत्र में किस तरह से नई ताकत मिलेगी। इन नियमों में ये जो नए बदलाव किए गए हैं, रेगुलेट किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, तो इस पे भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये खुलासा हो कि ये मूलतः नियमों में किस तरह के बदलाव हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सिन्हा साहब शायद आप म्यूट हैं। धन्यवाद ऋतु जी। जी जी। आपके माध्यम से आपने भी इसकी जानकारी दी और मैं भी आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि ये कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले बिना लाइसेंस के आईटी हार्डवेयर के डिवाइसेस को, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर्स को हम ला सकते थे कंट्री में। अब उसके लिए डीजीएफटी के पोर्टल पर जाकर के एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। उसके करने के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि हमारे जो नागरिक हैं, सिटीजन्स, वो धीरे धीरे सारी सुविधाओं के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो उनके पर्सनल उपयोग की चीज़ें हों, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हों, या वो गवर्नमेंट की सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए ई गवर्नेंस के लिए डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग कर रहे हों। हमारी जनता पूरी तौर से डिजिटल इकॉनमी का पार्ट होते जा रही है, उसका अंग होते जा रही है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें। और जो खतरा हमें होता है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की तरफ से नहीं होता है, हार्डवेयर की तरफ से भी होता है। इसलिए हार्डवेयर डिवाइसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के सुविधाओं को उपयोग करने के लिए, उनको भी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो विनियमन किया गया है ये उस दिशा में एक कदम है, और इससे घरेलू जो विनिर्माण है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर घर में बना हुआ कोई सामान है तो उसके प्रति हम ज़्यादा आश्वस्त रहते हैं, उसकी सुरक्षा के प्रति, और कोई बाहर से लेकर के आते हैं तो उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति हम थोड़े कम आश्वस्त रहते हैं। जी सिन्हा साहब, अगर कोई अपने निजी इस्तेमाल के लिए लेना चाह रहा है एक लैपटॉप, एक टैबलेट, तो उसको लेकर भी क्या लाइसेंस या फिर तमाम और चीज़ें ज़रूरी होंगी? बहुत सारे इसमें छूट भी दी गई है। सरकार ये नहीं चाहती है कि जो लोग एक लैपटॉप लेके आ रहे हैं या बैगेज, हम कहीं बाहर जाते हैं तो बैगेज अलाउंस के रूप में लेके आते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर में हम नहीं चाहते हैं कि किसी को कोई परेशानी हो, क्योंकि हो सकता है कि उनका ये निजी रुचि हो कि वो इस तरह के सामान को लेके आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है व्यापक तौर पर घर में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। और आपको मालूम होगा कि PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर भी एक स्कीम है जो भारत सरकार की, जिसको हम लोगों ने लागू किया हुआ है, और इसके माध्यम से हमें जो रुझान मिल रहा है उसके हिसाब से 44 कंपनियां ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी हैं, और कंपनियों ने 30 अगस्त तक अपना एप्लीकेशन जमा करना है। 2 कंपनियों ने एप्लीकेशन जमा भी कर दिया है। तो इससे बहुत व्यापक पैमाने पर निर्माण होने की आशंका है, और इससे सस्ते प्रोडक्ट भी आएंगे, क्योंकि कई कंपनियां जो घरेलू कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनी हैं, वो अपने उत्पादों को कम रेंज में भी मैदान में उतारने के लिए तैयार है, ताकि वो अपने लिए एक अलग से अपना शेयर मार्केट में बना पाए। सिन्हा साहब, इन परिवर्तनों को, इन बदलावों को लाने से पहले इस बात का आकलन जरूर किया होगा कि घरेलू बाजार या घरेलू उत्पाद के लिए कितनी तैयार हैं घरेलू कंपनियां, उसकी क्या तैयारी है? क्या ग्राहकों को, क्या उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई समस्या आएगी अब इन नए बदलावों से? सबसे पहले तो चूंकि कोई इंपोर्ट बैन नहीं है, ये विनियमन है, तो जैसे पहले आयात हो रहा था तो अभी भी आयात होता रहेगा। उसके अलावा जो घरेलू उत्पाद की क्षमता हमारे यहाँ वो काफ़ी समुचित है, और जो PLI हार्डवेयर के तहत जो इंसेंटिव दिया जा रहा है उसके तहत भी कंपनियों ने जो हम लोग के साथ चर्चा की है वो काफ़ी व्यापक पैमाने पर अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, और क्षमता को बढ़ाने में 3 महीने से 6 महीने तक का समय लगता है। इसलिए किसी को भी कोई भी IT हार्डवेयर डिवाइस की देश में कमी नहीं होगी, क्योंकि एक तो आयात जो है वो बैन नहीं है, कोई भी सामान अभी भी आयात होकर आ सकता है, और दूसरा घरेलू उत्पादन बड़े व्यापक पैमाने पर बढ़ने वाला है। तो जो विनिर्माण होगा उससे मुझे उम्मीद है कि जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो यूजर्स हैं, उनको सस्ते दाम के भी लैपटॉप बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे।
जी सिन्हा साहब, भारत को या किसी भी देश को आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो खतरे होते हैं वो क्या आपको लगता है कि देशवासियों को भी जानने की जरूरत होती है? क्योंकि जिस तरह से ये कुछ बदलाव किए गए हैं इसमें ये माना जा रहा है कि सुरक्षा निगाह से भी तमाम इन बदलावों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अभी हम लोगों ने G20 के माध्यम से भी साइबर सिक्योरिटी के लिए अपना एक अभियान चलाया था। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर हम ध्यान दें तो एक सॉफ्टवेयर की तरफ से खतरा होता है, एक हार्डवेयर की तरफ से खतरा होता है। तो सॉफ्टवेयर के प्रति हम लोग सब जागरूक रहते हैं और उसके लिए कोशिश भी सरकार कर रही है। हार्डवेयर के प्रति भी अब जागरूकता होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके डिवाइस के अंदर में क्या कुछ शामिल है उसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि अभी इस दिशा में हम कदम बढ़ाएं और अपने नागरिकों को ऐसा IT हार्डवेयर डिवाइस दें जिससे कि वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कुछ भी अपना कारोबार कर सकें उस लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से, और उन्हें उनकी सुरक्षा हम समुचित मुहैया करा पाएं। जी सिन्हा साहब, तो आप ये मानते हैं कि IT हार्डवेयर संबंधी जो नए नियम आए हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है, साइबर अपराध को कम करने में, और लोग एक तरह से हार्डवेयर के इस्तेमाल में उन बारीकियों को नहीं जानते हैं जिन्हें विशेषज्ञ जानते हैं। तो क्या उस लिहाज से भी ये अहम है, लोगों को भी समझने की जरूरत है इस बात की? बिल्कुल। और चूंकि आम नागरिक हमारे बड़े पैमाने पर डिजिटल क्रांति में जुड़ते जा रहे हैं, तो ये सरकार की भूमिका और अहम हो जाती है कि वैसे लोगों के लिए भी हम कोशिश करें जिससे कि उनको IT जो भी डिवाइसेज मिल रही हैं वो सुरक्षित रहें। जी सिन्हा साहब, अंत में जानना चाहेंगे, DGFT ने जो पोर्टल तैयार किया है उसके जरिए लाइसेंस उपलब्ध हो सकेगा, उसमें भी बहुत कम समय लगेगा। किस तरह की तैयारी एक तरह से मंत्रालय की है कि लोगों को लाइसेंस मिलने में भी किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो? जैसा कि आपने भी बताया था, एक पोर्टल DGFT ने बनाया है। उस पोर्टल पे कोई भी कंपनी जाकर के अपना विवरण दे सकती है और सही विवरण मिलने के तुरंत बाद उनको लाइसेंस मिल सकता है। और मैंने खुद अनुभव किया है, चूँकि आज मैंने कुछ कंपनियों से बातचीत की, उन लोगों ने अपना विवरण भर भी दिया और जब मैंने देखा तो उनके अप्रूवल में बहुत ही कम समय में उसको अप्रूवल मिलने की संभावना थी। तो इस तरह के उपाय ऑलरेडी किए जा चुके हैं। सिन्हा साहब, IT हार्डवेयर के आयात को लेकर भारत की निर्भरता या भारत किन देशों पे अभी तक निर्भर था जो कि अब धीरे धीरे करके कम होगी, या फिर आने वाले समय में हो सकता है कि खत्म भी हो इन तमाम प्रयासों के साथ? रितु जी, हमारी निर्भरता आयात के मामले में ज़्यादातर चीन से है और उसके बाद वियतनाम और जो अन्य साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ में निर्भरता ज़्यादा है। और आपको मालूम होगा कि मोबाइल के क्षेत्र में आज हम 99.2% से ज़्यादा उत्पादन अपने कंट्री में ही कर रहे हैं जी। उसमें हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हमारी मंशा है कि बिल्कुल मोबाइल की तरह न केवल हम आत्मनिर्भर हो जाएं बल्कि एक्सपोर्ट भी करना शुरू करें। तो IT हार्डवेयर में भी ऐसा ही होगा। आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि पहले तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और फिर हम व्यापक पैमाने पर इसका भी निर्यात कर पाएंगे भारत से। जी सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद DD न्यूज से विस्तार से बात करने के लिए कि हार्डवेयर आयात के जो तमाम नए नियम आए हैं अब वो किस तरह से भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की उस मुहिम को ज्यादा ताकत देंगे और साथ ही साथ साइबर सुरक्षा की तरफ भी भारत को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का न्यूज नाइट में। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला।
देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। और अब तक आपने देखा मणिपुर मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है, तो वहीं ज्ञानव्यापी परिसर में जारी रहेगा ASI का वैज्ञानिक सर्वे। IT हार्डवेयर आयात के नए नियम लागू। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फौरी राहत दी है। कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान सही नहीं था। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल की सजा पर रोक तो लग रही है, लेकिन राहुल को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। और ये उभरते भारत की कहानी है, नए विकसित होते भारत की कहानी है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, भविष्य के लिए भारत निर्माण की कहानी है। ये बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विकास की कहानी है। नई दिल्ली में भविष्य के बुनियादी ढांचे पर हुई प्रेस वार्ता में 8 मंत्रालयों के सचिवों के साथ ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि भारत अगले कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अहम कदम बढ़ा रहा है और बीते 9 सालों में बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति अभूतपूर्व है। नए भारत के विकास और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम भूमिका बुनियादी ढांचे की है। लिहाजा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर न केवल गंभीर नजर आ रही है, बल्कि इसे भविष्य के उभरते और विकसित होते भारत के लिए तैयार किया जा रहा है। बीते 9 सालों में बुनियादी ढांचे पर होने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 गुना बढ़ा और बीते 4 सालों में ये 3 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे विषय पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि भारत विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर फोकस कर रहा है। We've constructed 3.8 crore houses for poor people, and there are 2 lakh crore. Each house costs about near 2 lakhs. It's not that Indira Awas, right? 2 lakh, 3.8 crores. We've given drinking water connections to almost everybody, electricity connections to everybody, gas connections to everybody. For the poor, we've made sure we've given Ayushman Bharat cards, an insurance of 5 lakhs to each poor family, so that he can get himself and his family treated anywhere. All these we have done for the poor. At the same time, we have made and we are making India modern. That's what the Prime Minister Modi's government does. संवाददाता सम्मेलन में बुनियादी ढांचे पर फोकस को रेखांकित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने बुनियादी ढांचे के अलग अलग सेक्टर्स पर सरकार की प्रगति का ब्यौरा देश के सामने रखा। साल 2014 से देश में अब तक 1,90,000 मेगावाट से ज्यादा की ऊर्जा कैपेसिटी जोड़ी गई है और भारत अब पावर सरप्लस है। 1.82 लाख सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन के साथ पूरा देश एक ग्रिड नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रिड है। देश के हर गांव और उसके बाद हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पहले ही भारत की तारीफ कर चुका है। देश के गांव में अब 20.5 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है और शहरों में 23.5 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जो पहले औसतन 12.5 घंटे थी। ऊर्जा मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में भारत सोलर मॉड्यूल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। दूसरे सेक्टर्स की उपलब्धियां गिनाते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश में नेशनल हाईवेज बनाने की रफ्तार 2014 में 12 किलोमीटर रोजाना से बढ़कर अब 28 किलोमीटर रोजाना के स्तर पर है। फास्टैग सुविधा लागू होने के बाद टोल नाकों पर इंतजार की औसत सीमा 12 मिनट से घटकर 47 सेकंड्स पर आ गई है। बीते 9 सालों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी रोजाना 91 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया।
देश में 2019 से शुरू होने के बाद फिलहाल 25 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं और इस साल 150 सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे पर होने वाला कैपिटल खर्च भी 4 गुना तक बढ़ा और इस साल रेल नेटवर्क के संपूर्ण विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। भारत में कार्गो कंटेनर टर्नअराउंड टाइम अब अमेरिका, जर्मनी और सिंगापुर से भी बेहतर है और कार्गो कैपेसिटी 16,100 लाख टन सालाना हो चुकी है। इंटरनेट स्पीड बीते 9 सालों में 18 गुना तेज हुई है और देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट योजना के तहत ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से 5G रोल आउट करने वाला देश भारत अब 6G तकनीक पर काम कर रहा है और इस साल सभी गांवों को 4G तकनीक के साथ जोड़ दिया जाएगा। बुनियादी ढांचे को लेकर पीएम मोदी ने देश में पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की है, जिसमें 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 मंत्रालयों के सचिव एक साथ सवालों के जवाब देते नजर आए। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में आगे खेल जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अबे देख, अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। हरियाणा के नूंह में हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं। प्रशासन सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले तत्वों पर शिकंजा कस रहा है। हिंसा के मामले में अब तक 55 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 141 गिरफ्तारियां हुई हैं। पूछताछ और जांच चल रही है। हरियाणा के नूंह में सोमवार की हिंसा के बाद हालात शांतिपूर्ण हैं। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसी भी इलाके में हिंसा या टकराव की कोई सूचना नहीं मिली। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा शनिवार तक स्थगित है। सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं। प्रशासन सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले तत्वों पर शिकंजा कस रहा है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने विशेष समिति गठित की है जो तेजी से काम कर रही है। मैंने जो स्पेशल सेक्रेटरी होम है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसमें आईटी सेल के लोगों को भी लिया गया है। तो वो सारा सोशल मीडिया को स्कैन करेंगी और स्कैन करने में अगर कुछ लोगों ने उत्तेजनात्मक पोस्टें डाली होंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। गुरुवार देर रात हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन में अहम फेरबदल करते हुए नूंह के एसपी वरुण सिंगला का तबादला कर दिया। उन्हें भिवानी भेजा गया है जबकि नरेंद्र बिजारड़िया को नूंह का एसपी बनाया गया है। इस बीच शनिवार को नूंह में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर भी चलता दिखाई दिया। प्रशासन ने ताउडू में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया और ऐसे निर्माण ध्वस्त किए गए। जो अवैध संपत्तियां हैं जो कि किसी HSBB की लैंड पर कब्जा था उसके ऊपर ही कार्रवाई की गई थी। तो निश्चित तौर पर जो है सरकार इसके लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए गुरुग्राम सहित सभी क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बरती गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के प्रयासों को खारिज कर दिया। कुछ जगहों से ऐसी सोर्स रिपोर्ट हमारे पास आई है कि गुड़गांव पुलिस रोक रही है ऐसे कुछ व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लोगों को कि वो मस्जिद या मॉस्क वगैरह में जाके अपनी नमाज अदा ना कर पाएँ। तो इस तरीके की सभी खबरों का हम कंडेम करते हैं गुड़गांव पुलिस की तरफ से। गुड़गांव पुलिस की जो प्लेसमेंट है, जो डिप्यूट जो वहाँ पर फोर्स है, वो सिर्फ इस मद्देनज़र है कि वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पुख्ता तौर पर देखे जाएँ। सोमवार को नूंह में एक यात्रा पर उपद्रवियों द्वारा हमला किए जाने के बाद 2 गुटों में टकराव और हिंसा फूट पड़ी थी। हिंसा और आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया था। प्रशासन की चौकसी और एहतियाती उपायों से अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। हिंसा करने वालों की धरपकड़ के लिए भी लगातार कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जहां एक ओर बेरोजगारी दर में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर महंगाई दर भी पिछली सरकारों की तुलना में अपने निम्नतम स्तर पर है। सरकार ने विदेश नीति, व्यापार नीति एवं नई व्यवस्थाओं में देश को सशक्त बनाने के लिए अहम कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी कि हमारा प्रयास है कि नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय विदेश और व्यापार नीति को समय के अनुसार परिवर्तित करके उसे सशक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नीतियों का ही प्रमाण है कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के बाद भी देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। टुडे foreign policy, trade policy, domestic policy, all not only appears to be, but is being implemented with a view to benefiting the Indian citizen, India and the world. So I was just saying, I said, what are we looking at here? Modi-led India brings growth, global goods, and gratitude. भारत में पिछले 9 वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयासरत है। Today in 2023, if you look at the surveys by the bank, I mean the World Bank, if you look at the surveys by the IMF, they all describe India as the bright spot in the global economy. India will contribute 15% of global growth in 2023 as per the IMF. The rate of growth which is forecast for India in the fiscal year 23-24 is roughly ranging between 6.1% and 6.5%. ईंधन की कीमतों पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से निगरानी रख रहे हैं। साथ ही सरकार का प्रयास देश में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास एवं सुविधाओं को पहुंचाना है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। गुजरात के गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण पर 3 दिवसीय G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण की प्रगति के पीछे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी दृष्टिकोण का बड़ा हाथ है। गुजरात के गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण और SD लक्ष्य 5 को हासिल करने जैसे अहम विषयों पर आधारित अलग अलग सत्र आयोजित किए गए। बुधवार को प्रधानमंत्री के विशेष वीडियो संदेश से शुरुआत के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। डीडी न्यूज से खास बातचीत में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण के पीछे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही बालिका स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा है। When Prime Minister Modi in 2014 spoke about sanitation, and he first gave emphasis to building toilets for young girls in schools, he gave a time limit within which his government, along with state governments, will build that toilet. Now imagine a Prime Minister speaking about toilets for young girls. One may, and at that time I do remember many people were a bit taken aback. Why would a Prime Minister from the Red Fort, the ramparts of it, on Independence Day speak of such an issue? We knew that girls were dropping out because they did not have access to affordable hygiene products.
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गैस सब्सिडी छोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका लाभ बड़ी तादाद में ग्रामीण अंचल की महिलाओं को मिला। वहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सक्रिय बनाने में बीते 9 सालों में जन धन योजना का बड़ा हाथ रहा है। He implored all citizens that if you are receiving subsidies from, let's say, your LPG cylinder, can you afford to give it up? Then do give it up, because I need to help women from financially challenged backgrounds so that they have access to clean cooking fuel. 1 crore people gave it up, and today 80 million women have access thanks to that effort. When Jan Dhan Yojana began, the savings for women in savings accounts across the country was around 28%. Now it has jumped to 70%. 230 million women open their bank accounts. They transact digitally on financial issues. 3 दिनों तक चले इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें विभिन्न सत्रों में महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयासों में तेजी लाने पर चर्चा की गई। गांधीनगर से जसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप में। बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल मैच में मैक्सिको की टीम को हराया। ये विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। भारत के एचएस प्रणॉय ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका जिंटिंग को 16-21, 21-17, 21-14 से मात दी। प्रणॉय ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ये मैच जीता। वहीं भारत के प्रियांशु राजावत ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में प्रियांशु ने हमवतन किदाम्बी श्रीकांत को 21-13, 21-8 से हराया। सेमीफाइनल में प्रियांशु का सामना भारत के ही एचएस प्रणॉय से होगा। भारत की पीवी सिंधु को ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सिंधु को अमेरिका की बेवन झैंग ने 21-12, 21-17 से मात दी। 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने शतरंज विश्व कप के दूसरे दौर में अजरबैजान के मिसरातदिन इंस्काद्रोव को हरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने फीडे की लाइव विश्व रेटिंग में अपने आदर्श विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया। अब वे वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि विश्वनाथन आनंद 10वें स्थान पर हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी युवा ने आनंद को पछाड़ा हो। इससे पहले 2016 में पी हरिकृष्णा ने आनंद को पछाड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वे अधिक देर तक रैंकिंग में ऊपर नहीं टिक पाए थे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा फीफा महिला विश्व कप अब नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। शनिवार से नॉकआउट चरण की शुरुआत होगी। इसमें न्यूजीलैंड पहले 2 अंतिम 16 के मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया रविवार से मंगलवार तक अन्य 6 मैचों की मेजबानी करेगा। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विपक्षी दलों को उनके गठबंधन के लिए INDIA शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग और 26 राजनीतिक दलों से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसने निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बीती रात गौरीकुंड चौकी पुल के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गयीं। सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड, NDRF, SDRF मौके पर मौजूद हैं। बताया गया है कि इस हादसे में 19 लोग लापता हो गए हैं। जिला प्रशासन की टीम, आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस टीम, SDRF, NDRF समेत अन्य टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करने के NIA की याचिका को मंजूर किया। टेरर फंडिंग केस में फांसी की सजा की मांग वाली NIA की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।
इसमें हाईकोर्ट ने पहले मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। एनआईए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का निर्देश देने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंडमान और निकोबार के मुख्य सचिव को निलंबित करने और उपराज्यपाल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच ने दिसंबर 2022 के आदेश को लागू करने में प्रशासन की विफलता के बाद यह आदेश सुनाया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी चल रही है। ये छापे पुलवामा जिले में कई जगहों पर मारे जा रहे हैं। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए जम्मू कश्मीर में लगातार कार्रवाई कर रही है। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बीएसएफ के जवानों ने गांव कालू एरियन में सीमा बाड़ के पास गश्त के दौरान लगभग 2 किलोग्राम वजन की संदिग्ध हेरोइन की 2 बोतलें बरामद की हैं। शराब नीति में अनियमितता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को और समय दिया है। भारतीय स्टेट बैंक का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकल शुद्ध लाभ 2 गुना से अधिक होकर 16,884 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। खराब ऋणों में कमी और ब्याज आय में सुधार का इसमें विशेष योगदान रहा। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद सप्ताह के 5वें कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 481 अंकों के बढ़त के साथ 65,721 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 135 अंकों की बढ़त के साथ 19,517 के स्तर पर बंद हुआ। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे